तो डस्ट ऑफ स्नो के अंदर क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम लिखी है, और पोएम लिखी है किसके बेस पर, एक्सपीरियंस के बेस पर लिखी है। तो ये पोएम डिस्क्राइब करती है एक सिंपल सा इंसिडेंट। क्या इंसिडेंट हुआ, इन विच ए क्रो सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री। कैसा ट्री था, हेमलॉक का ट्री था। हेमलॉक ट्री कैसा होता है, पॉइजनस ट्री होता है ना। कैसे एक्सप्रेशन देता है, नेगेटिविटी के एक्सप्रेशन देता है। सीक्स डाउन ए डस्ट ऑफ स्नो, क्या कर दिया उसने, जैसे ही वो हेमलॉक के ट्री के ऊपर आकर बैठा, जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोएट के ऊपर गिर जाती है, ऑन द पोएट। और क्या हो जाता है, पोएट वाज इन सैड मूड एंड डिप्रेस्ड मूड। जब पोएट जब घर से निकला था उसका मूड सैड था और डिप्रेस था। अब क्या हो गया, उसका मूड जो है ना चेंज हो गया है। द सडन फॉल ऑफ स्नो चेंजेस हिज मूड, अचानक से जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो उससे उसका मूड चेंज हो गया। पहले कैसे मूड में था, नेगेटिव मूड में था, और बाद में हो जाता है वो पॉजिटिव मूड में। क्वेश्चन यही से बनता है, ठीक है, कि शुरू में उनका मूड कैसा था और बाद में वो कैसा हो गया। एंड सेव्स एज पार्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन रिग्रेट, जो उनका पूरा का पूरा दिन खराब होने वाला था, वेस्ट होने वाला था, पछतावे के साथ गुजरने वाला था, वो पूरा का पूरा दिन जो है बन जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव मूड हो जाता है। डस्ट ऑफ स्नो के फर्स्ट सेंजा के अंदर यही सारी बातें करी गई है, ठीक है। चलो, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर यूजुअली कंसिडर्ड सिंबल्स ऑफ नेगेटिविटी। किसके सिंबल हैं, नेगेटिविटी के सिंबल हैं, और बैड लक को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। हाउएवर इन दिस पोएम दे ब्रिंग पॉजिटिविटी, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जैसा कि आपने पोएम में पढ़ा है, और मैथ के अकॉर्डिंग माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है। तो जो नेगेटिव मूड था वो चेंज होकर कैसे हो गया, पॉजिटिव मूड में हो गया है। द पोएम टीचेज अस, ये पोएम क्या पढ़ाती है और हमें, दैट इवन स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स, कि एक छोटा सा अनएक्सपेक्टेड जो मोमेंट्स होता है जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, कैन चेंज आवर मूड, वह हमारे मूड को चेंज कर सकता है। एंड गिव अस होप, और उससे हमें उम्मीद हो जाती है। क्या हो जाती है, आशा हो जाती है कि अब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। पहले सब कुछ नेगेटिविटी चल रही थी, और फिर एक थोड़ा सा कोई छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है और उससे उसका मूड जो है ना पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। किसी भी पर्सन का मूड जो है चेंज हो जाता है। नेचर हैज द पावर टू हील ह्यूमन इमोशंस, ये लाइन को लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना, कि नेचर के अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी भी इंसान के जो इमोशंस हैं उनको हील कर सकता है। कैसी भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चल रहा है लाइफ के अंदर, वो सबको हील करने की पावर रखता है ना। अच्छा हो रहा है तो वो बुरे में भी चेंज हो सकता है, और बुरा हो रहा है तो वो अच्छे में भी चेंज हो सकता है। तो इस पोएम की जो नेक्स्ट अच्छे से अच्छी लाइन है वो यही है कि आप इसको जो है अच्छे से लर्न कर लेंगे। इस पोएम के अंदर मैसेज क्या दिया गया है, मैसेज दिया गया है कि कोई छोटी सी जो चीज होती है, स्मॉल जॉयज कैन क्रिएट बिग चेंजेस। जो छोटे छोटे से जॉय हैं, जो छोटे छोटे से आनंद हैं, जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, वो हमारी लाइफ के अंदर बड़े बड़े चेंजेस ला सकती है, ठीक है। तो इस पोएम के अंदर ये मैसेज दिया गया है, क्लियर है। अब जिसने ये पोएम नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है वो क्या है, उनको भी साथ के साथ देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम पूछी जाए तो राइमिंग स्कीम इस पोएम की है ए बी सी डी सी डी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा पोएटिक डिवाइस जो इसके अंदर यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। हैज गिवन माय हार्ट, ह की साउंड जो है ना एक ही लाइन के अंदर रिपीट हो रही है, तो पास पास के दो जो शब्द होते हैं उनके बिगिनिंग साउंड अगर सेम आ जाती है तो पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन हो जाता है ना। नेक्स्ट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है वो क्या है, एंजैपमेंट है। एंजैपमेंट क्या होता है, लाइन कंटेन्स विदाउट पॉज, बिना कोमा के, बिना फुल स्टॉप के, अगर कोई लाइन जो है एंड हो रही होती है पोएम की तो वहां पर पोएटिक डिवाइस हो जाता है एंजैपमेंट, है ना। एक लाइन से दूसरी लाइन में जा रहे हैं, दूसरी से तीसरी लाइन में जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि लास्ट में कोमा फुल स्टॉप होता ही नहीं है। एंजैपमेंट तो जो है ना ऑलमोस्ट सभी पोएम के अंदर मिल जाता है देखने के लिए, क्योंकि उस लाइन का मीनिंग अगली लाइन में जाके कंप्लीट हो रहा है, इसी वजह से वहां एंजैपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो इंपॉर्टेंट है वो इसके अंदर सिंबलिज्म है ना। सिंबल के तौर पर यूज करी गई है चीजें, क्या क्या है, एक तो क्रो को यूज किया गया है जो बैड ओमेन है, कैसा है, बैड ओमेन है, एक बुरा चीज को एक्सप्रेस करने वाला है। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक छोटे से स्मॉल जॉय को बताता है, इसका यूज करा गया है सिंबल के तौर पर। और इसके अंदर एक और यूज करा गया है जो है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री भी क्या है, ये भी नेगेटिविटी का सिंबल है, लेकिन ये जो है फिर पॉजिटिविटी में चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस ये है और ये भी माइनस है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ये इसके अंदर पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस क्या है, इमेजरी है। स्नो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, है ना, तो इमेजिनेशन ही तो कर रहा है कि भाई ऊपर से जो है ना स्नो गिर रही है, डस्ट ऑफ स्नो गिर रही है, और उसका मूड जो है ना चेंज हो रहा है। क्लियर है क्या, चलिए। फायर एंड आइस, नेक्स्ट पोएम जो है वो है फायर एंड आइस। इस पोएम के पर्टिकुलरिटी क्या है, इसके अंदर क्या है, फायर और आइस के बारे में बात करी गई है। फायर का मतलब अग्नि, है ना, आइस का मतलब बर्फ। तो पोएट जो है ना इसके अंदर बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि जो ये दुनिया का अंत होगा वो किसकी वजह से होगा, या तो फायर की वजह से होगा या आइस की वजह से होगा। अब जो फायर को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड था वो क्या पढ़ा था आपने, फायर को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड पढ़ा था डिजायर, और आइस को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड क्या पढ़ा था, हेट, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से ये दुनिया खत्म हो सकती है, ये पोएट ने बताने की कोशिश करी है। पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पर्टिकुलरिटी क्या है, क्या विशेषता है इनकी, जो भी कुछ लिखते हैं ये एक्सपीरियंस के बेस पर लिखते हैं, ठीक है जी। क्या बताया इस पोएम के अंदर, इन दिस शॉर्ट पोएम, ये एक छोटी सी पोएम है, द पोएट डिस्कसेस टू पॉसिबल वेज, जो पोएट है वो डिस्कस करता है दो संभव तरीकों के बारे में, इन विच द वर्ल्ड माइट एंड, जिनकी वजह से दुनिया का अंत हो सकता है। अब देखो माइट का यूज करा है यहाँ पर मैंने, क्यों करा है, क्योंकि कम से कम संभावना है ना, लेस पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी को बताने का काम माइट करता है। बाय फायर और बाय आइस,
दुनिया का अंत किस तरीके से होगा, या तो आग की वजह से होगा या फिर आइस की वजह से होगा। इन दोनों में से कोई एक कारण दुनिया के खत्म होने का हो सकता है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर रिप्रेजेंट्स अनकंट्रोल्ड डिजायर। जो फायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनकंट्रोल्ड डिजायर को एक्सप्रेस करने का काम कर रहा है ना। ऐसी डिजायर कि जो अनकंट्रोल है, हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो उनको पूर्ति करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए इंसान क्या करता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा और उसी की वजह से क्या होगा, वो इच्छाओं को पूर्ति करने की वजह से दुनिया को खत्म करने की कोशिश करेगा। और ये पूरी दुनिया में ही ऐसा हो सकता है। जब मैंने पोम पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि अमेरिका के पास इतने परमाणु वेपन है कि वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए इस पूरी सृष्टि को जो है एक बार में ही खत्म कर सकता है। 5000 से ज्यादा है ना, एक बार नहीं 2 से 3 बार इस पूरी सृष्टि को जो है केवल एक कंट्री खत्म कर सकता है। इतने सारे परमाणु वेपन है। तो क्या कर रहा है वो, अपनी अनकंट्रोल्ड डिजायर को पूरा करने के लिए, है ना। नेक्स्ट चीज क्या है, ग्रीड। इंसान लालच की वजह से भी गलत काम करेगा, उसकी वजह से भी दुनिया खत्म हो सकती है। एंड एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उसकी डिजायर जाग जाती है कि मेरी कुछ नीड है, उनको पूरा करने के लिए। कहते हैं ना कि कहीं से इतना पैसा मिल जाए, वो कमाया धमाया तो कुछ है नहीं, कहां से मिल जाएगा पैसा, है ना। जब मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे मिल जाएगा। आइस रिप्रेजेंट हेटर्ड। जो आइस है वो किस किस को रिप्रेजेंट करता है, हेटर्ड को, नफरत को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोल्डनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब होता है भिन्नता को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अपने से भिन्न समझोगे किसी दूसरे इंसान को तो फिर वो काम उस तरीके से करने की कोशिश करेगा और उसकी वजह से भी दुनिया खत्म हो सकती है। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। जो हेटर्ड है एक सेंटेंस इसका बन जाएगा, जो कोल्डनेस है एक सेंटेंस इसका बन जाएगा जब आइस के बारे में बात करेंगे, और एक इंडिफरेंस से बन जाएगा। समझ आ गया क्या। ऐसे ही यहां पर जो है अनकंट्रोल्ड डिजायर, ग्रीड और एम्बिशन, इन तीनों वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, फायर का यूज कर रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं, द पोएट बिलीव दैट। जो पोएट है उसका विश्वास ये है कि बोथ इमोशंस, जो दोनों ही इमोशंस हैं, आर पावरफुल एनफ। वे दोनों ही पावरफुल है। कौन कौन से इमोशन, फायर के बारे में जितने भी इमोशंस हैं और आइस के बारे में जितने भी इमोशंस हैं, वो दोनों ही पावरफुल हैं टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। दुनिया को खत्म करने के लिए दोनों ही चीजें पर्याप्त हैं, है ना। सफाइस वर्ड यूज हुआ था ना, सफाइस का मतलब सफिशिएंट, बोथ द थिंग्स आर सफिशिएंट थ्रू दिस सिंबॉलिक कंपैरिजन। ये सिंबॉलिक कंपैरिजन है तो क्या हो गया यहाँ पर, पोएटिक डिवाइस सिंबलिज्म भी हो गया, है ना। फायर को और आइस को जो है किस तरीके से यूज करा गया है, सिंबल के तौर पर यूज करा गया है कि ये दोनों चीजें दुनिया को खत्म कर सकती हैं। द पोएट वार्न्स। जो पोएट है वो वार्निंग देता है, चेतावनी देता है ह्यूमैनिटी अबाउट द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द एक्सट्रीम इमोशंस। जो अपने एक्सट्रीम इमोशंस हैं वो कैसी पावर रखते हैं, डिस्ट्रक्टिव पावर रखते हैं। इसके अंदर कैसी पावर रखते हैं, डिस्ट्रक्टिव। वो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आप चाहो तो इनको लिख भी सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं जो बच्चे ऑनलाइन हैं। हाँ जी, मैसेज क्या दिया गया है इस फॉर्म के अंदर, ह्यूमन इमोशंस लाइक ग्रीड एंड हेटर्ड कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। जो ह्यूमन के इमोशंस हैं वो कौन कौन से हैं, चाहे वो ग्रीड से रिलेटेड हो, चाहे वो नफरत से रिलेटेड हो, दोनों ही इतने पावरफुल हैं कि दुनिया का विनाश कर सकते हैं। तो इन चक्करों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मेन पोएटिक डिवाइस क्या क्या यूज हो रहे हैं, सबसे पहले तो हम पोएटिक डिवाइस राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। तो राइमिंग स्कीम क्या है इसमें, ए बी ए ए बी सी बी, ये इसके अंदर राइमिंग स्कीम है इस पोम के अंदर। तो पोम की राइमिंग स्कीम जब पूछी जाएगी तो 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नहीं याद आए तो क्या करना है, स्टैंजा की राइमिंग स्कीम निकाल के देख लेना, वही ऑलमोस्ट जो है ना पोम की राइमिंग स्कीम हो जाती है। क्लियर। चलो सिंबलिज्म, अभी बताया था ना सिंबलिज्म के बारे में। सिंबल के तौर पर 2 चीजों का यूज करा है, फायर का यूज करा है और आइस का यूज करा है। फायर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डिजायर और ग्रीड को, और आइस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हेटर्ड को, नफरत को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। और ये कारण हो सकते हैं किसको, दुनिया को खत्म करने के। नेक्स्ट क्या है, एलिट्रेशन इसके अंदर पोएटिक डिवाइस है। अभी आपको जानकारी है कि पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन कब होता है, जब पास पास के 2 शब्दों की इनिशियल साउंड जो है ना सेम हो जाती है। पास पास के 2 शब्दों की इनिशियल साउंड मतलब बिगिनिंग में साउंड सेम हो जाए तो पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पोएटिक डिवाइस क्या है, एनाफोरा। एनाफोरा कब हो जाता है, रिपीटेशन ऑफ सम से, रिपीटेशन ऑफ सम से। एनाफोरा कब होता है, जब पास पास की ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं और दोनों लाइनें जो है ना सेम वर्ड से शुरू हो जाती हैं। पहली लाइन जो है वो भी सम से शुरू हो रही है, दूसरी लाइन जो है वो भी सम से शुरू हो रही है। तो कभी जो है ना 2 पास पास की लाइनें जो है ना सेम वर्ड से शुरू हो जाती हैं तो वहां पर पोएटिक डिवाइस एनाफोरा हो जाता है। इमेजरी, इमेजरी क्यों है, क्योंकि ऑल द पोएम इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। कल्पनाओं के आधार पर लिखी गई है और ये कल्पना कभी ना कभी एक दिन सच भी हो सकती है। चलो जी, नेक्स्ट पोएम नंबर 3। पोएम नंबर 3 का नाम क्या है, टाइगर इन द जू। इसके अंदर किसकी बात हुई थी, 2 टाइगर की बात हुई थी। कौन कौन से टाइगर की, एक टाइगर जो जू के अंदर है और दूसरा टाइगर जो जंगल के अंदर है। पोएट कौन है इसके, लेस्ली नॉरिस हैं, है ना। पोएट के नाम भी साथ के साथ याद रखने हैं, लेस्ली नॉरिस ने इसको लिखा है। चलो जी, क्या बात हो रही है इसके अंदर, ये पोएम जो है कंट्रास्ट करती है। कंट्रास्ट करने का मतलब कंपैरिजन करती है किसके बारे में, ए टाइगर इन द जू, एक टाइगर तो ये हो गया, विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट, जो जंगल में रहने वाला टाइगर है उसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। एक टाइगर ये है, एक टाइगर वो है, ठीक है।
द केज टाइगर, जो केज के अंदर है, जो पिंजरे के अंदर टाइगर है, वॉक्स क्वाइटली, वो कैसे चलता है, वो धीरे धीरे चलता है, उसके बारे में पोएम की फर्स्ट 4 लाइंस के अंदर बताया गया है। इन हिज स्मॉल एनक्लोजर, एनक्लोजर मतलब जिसके अंदर वो बंद है, एनक्लोज है ना। चलिए, ही इज एंग्री, और वो गुस्से में भी है, और क्यों है, क्योंकि वो हेल्पलेस है। गुस्से में क्यों है, क्योंकि हेल्पलेस है, वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा है, इस वजह से वो गुस्से में है। और इग्नोर कर देता है, किसको इग्नोर करता है, द विजिटर्स, जो विजिटर्स होते हैं उनको इग्नोर करता रहता है। वो उसके पास आते भी हैं, उसको देखते भी हैं, उसके साथ छेड़खानी भी करते हैं, उसको कुछ उठापटक भी करते हैं, उसके मारते हैं फेंक फेंक के, लेकिन वो फिर भी इग्नोर करता रहता है कि नहीं, मैं इनको कुछ नहीं कह सकता हूं। क्यों, क्योंकि मैं एनक्लोजर में हूं, मैं पिंजरे में हूं, अभी मैं कुछ भी करने की सिचुएशन में नहीं हूं, अगर ऐसा ही मौका मिल जाए तो बाहर देखते हैं। एंड स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और क्या करता रहता है, ये चमकते हुए तारों को देखता रहता है, एट नाइट, कब, रात को, है ना। लास्ट वाली लाइन यही थी ना, ही सॉ द ब्रिलियंट स्टार्स एट द बाय हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारों को देखता रहता है। ठीक है, तो ये स्टेंजा उसके बारे में हो गया, ये लाइनें उसके बारे में हो गई। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, ए टाइगर इन द जंगल, जो टाइगर जंगल के अंदर रह रहा है, वुड रोम फ्रीली, रोम का मतलब भटकना, एमलेसली वॉकिंग, इधर से उधर जा सकता है। ठीक है, हंट कर सकता है, किसको, प्लम्प डियर को, वर्ड आया था ना प्लम्प डियर, मोटे ताजे से जो हियर हैं उनका शिकार, डियर है उनका शिकार कर सकता है। नियर द वाटर होल, वाटर होल का मतलब क्या लिखा था, जो पानी का तालाब है उसके पास अगर कोई जो है पानी पीने के लिए डियर आएगा तो उसको शिकार कर सकता है। एंड टेरिफाई विलेजर्स, और जो गांव के लोग हैं उनको क्या कर सकता है, टेरिफाई कर सकता है, उनको भयभीत कर सकता है, उनको डरा सकता है। द पोएट शोज हाउ कैप्टिविटी डिस्ट्रॉयज द नेचुरल इंस्ट्रक्शंस एंड द फ्रीडम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब इसके अंदर जो है ना पोएट ये दर्शाने की कोशिश करता है कि किसी को आप कैप्टिवेट करके रखेंगे, पिंजरे के अंदर कैद करके रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो उसके नेचुरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जो उसके इरादे हैं ना वो मर जाते हैं। क्यों कर रहा है वो इग्नोर, क्यों इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है ना, क्योंकि वो इसी वजह से गुस्से में है कि वो करने की कुछ सिचुएशन में नहीं है। इस फॉर्म से क्या मैसेज मिलता है, क्या मैसेज मिला, वाइल्ड एनिमल्स शुड लिव फ्रीली, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको आजाद रखना चाहिए इन देयर नेचुरल हैबिटेट, या नेचुरल सराउंडिंग्स, जो उनका नेचुरल सराउंडिंग्स होता है उसमें उनको खुले छोड़ देना चाहिए, है ना। कहते हैं ना कि ये लाखों करोड़ों साल तक ये जो धरती है ये किसकी थी, एनिमल्स की थी, जानवर रहे यहाँ करोड़ों साल तक, फिर किसी बेवकूफ इंसान से वहां कुछ गड़बड़ हो गई, कहां पर, भगवान जी के यहाँ पर स्वर्ग में कुछ गड़बड़ हो गई, है ना, मेल फीमेल का इंट्रैक्शन हो गया, जैसे कि अपने कुछ स्कूल्स के अंदर भी मेल फीमेल का इंट्रैक्शंस जो होते हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते हैं, तो मेल फीमेल का इंट्रैक्शन हो गया। अब इंट्रैक्शन हो गया तो फिर उनसे कुछ गड़बड़ हो गई, अब जो वो फीमेल थी वो हो सकता है प्रेग्नेंट हो गई हो, अब वो प्रेग्नेंट हो गई तो भगवान जी ने उनको जो है लताड़ लगाई, अरे बेवकूफ़, ये क्या काम कराया तुमने, है ना। किसी भी रिलीजियस बुक की जो बिगिनिंग पढ़ोगे ना आप, चाहे जो है ना क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड बुक हो, चाहे हिंदुइज्म से रिलेटेड बुक हो, उनके अंदर शुरू में यही बताया गया है। एक बुक के अंदर तो जिक्र करते हैं, उनके नाम भी बता रखे हैं, अलाहुदल, है ना, अलाहुदल है ना। और जो क्रिश्चियनिटी की बुक है उसके अंदर भी उनके मेल फीमेल के नाम दे रखे हैं, क्या नाम है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने वहां पर वो गड़बड़ करी जो स्वर्ग के अंदर करना अलाउ नहीं है, फिर भगवान जी ने क्या करा, उनको उठा के पटक दिया कि ये सब काम करना है तो इसके लिए एक और जगह मैंने बना रखी है, उन दोनों को यहाँ फेंक दिया, अब यहाँ फेंक दिया, यहाँ खूब करो। अब हम उन सब की, उन दोनों की संतान है, सब कुछ उनकी गड़बड़ करे हुए का नतीजा है कि 8 बिलियन पीपल हो गए, 8 करोड़ हो गए हैं, है ना, 8 करोड़ नहीं 800 करोड़, 800 करोड़ हो गए। चलो, ऐसे क्लासरूम में हम कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं ना, जो वहां करना अलाउ नहीं होता है, लेकिन कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं तो फिर जो है वो बात बढ़ जाती है। एक शेर भी कहते हैं ना, बड़े प्यार से खिलाते हुए इन पंछियों को दाना पानी, वो किसी फेमस शायर का शेर है, मैंने काफ़ी समय पहले पढ़ा था। बड़े प्यार से खिलाते हुए इन पंछियों को दाना पानी, तुम अगर इतने ही अच्छे हो तो इनको आज़ाद कर दो ना, है ना। बड़े प्यार से रखेंगे, वो पैरट पाल रखा है मैंने, पिंजरे के अंदर कैद करके रख रखा है उसको, है ना, लिमिटेड उसको खाना देते हैं, जब मेरी मर्जी होगी तब वो खाना खाएगा, जब मेरी मर्जी होगी तब वो पानी पिएगा, है ना। व्हाइट रैबिट्स को पाल लेते हैं, बिल्ली को पाल रखा है, कुत्ते को पाल रखा, गाय भैंसों को पाल रखा, लेकिन बांध के रखा है उसको रस्सी से। हम इतना प्यार करते हैं उनसे कि उनको इतने प्यार में रख रखा है कि उनको बांध के भी रखते हैं। वाह, ऐसा प्यार किसी को चाहिए ही नहीं। तो बंदिशों में रखना जो है ना प्यार नहीं होता है, आजाद कर दो उसको, तू जो करना चाहता है वो कर ले, तब तो प्यार है। अगर तुम किसी को बंदिशों में रख रहे हो तो फिर तो दिक्कत ही है। जैसे मैं किसी को बिल्कुल भी बंदिश में नहीं रखता हूँ, मेरी क्लास में आके बच्चे बैठ जाते हैं, बातें कर रहे हैं, है ना, खांस रहे हैं और खांसते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, तो मैं किसी को बंदिशों में रख रहा हूँ, नहीं। करो तुम्हें जो करना है। चलो जी, अब इस फॉर्म की राइमिंग स्कीम क्या है बेटा, राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं। राइमिंग स्कीम क्या है बेटा, ABCB, इसकी पूरी फॉर्म की राइमिंग स्कीम यही है। इमेजरी है इसके अंदर, टाइगर इन द केज एंड टाइगर इन द जंगल ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। दो टाइगर की बात करी है, उन दोनों के बीच में ही कंपैरिजन हो रहा है, यही इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्या है बेटा, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस कब होता है, जब पास पास के दो शब्दों के पोएटिक जो इनिशियल साउंड है वो सेम हो जाती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज है क्या यहाँ पर, मुझे तो लगा नहीं है। एलिट्रेशन है क्या, नहीं है, लेकिन इसके अंदर एलिट्रेशन है। तो ये लाइन स्टॉकिंग
द लेंथ ऑफ हिज केज है ही नहीं है। चलो इसको यहाँ कॉन्सोनेंस भी नहीं है, चलो कोई नहीं, कट कर देना यहाँ से, है ना। तो इसके अंदर जो एलिट्रेशन है वो लाइन गलत लिखी हुई है, तो इसके अंदर कहीं एलिट्रेशन नहीं है। नेक्स्ट कहीं ढूंढेंगे तो इसके अंदर एलिट्रेशन आपको मिल जाएगा। चलो जी, पर्सोनिफिकेशन तो इसके अंदर है। क्या है पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन कब होता है? जब कोई एनिमल या कोई नॉन लिविंग थिंग जो है ना ह्यूमन बीइंग की तरह कंसीडर कर ली जाती है, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। तो टाइगर को जो है ना ह्यूमन की तरह कंसीडर किया गया है, तो वहां पर्सोनिफिकेशन है। कॉन्ट्रास्ट क्या है? कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास है, दो चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट है। जू वाला जो टाइगर है उसके बीच में और जंगल वाला जो टाइगर है उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट है। तो एक तरीके का ये भी पोएटिक डिवाइस होता है। ठीक है, चलो जी, समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है तो वीडियो कर दें लाइक, है ना। और कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए कर दें कमेंट, और कोई दिक्कत नहीं आ रही, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो फिर जो है ना शेयर कर दें। चलो, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट फॉर्म का नाम क्या है बेटा? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। टेल का मीन्स क्या बताया था? हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करा जाता है अकॉर्डिंग टू कैरोलिन वेल्स। पोएट कौन है? कैरोलिन वेल्स। अगर कैरोलिन वेल्स के अकॉर्डिंग आपने जो है ना एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो तो समझ लेना कि आप इस सृष्टि में कहीं हो ही नहीं। चलो, दिस इज अ ह्यूमरस पोम। कैसी पोम है बेटा? ये पोम है ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब जिसमें मजे आने वाले हैं, जिसमें हंसी आने वाली है, जिसमें जॉय होने वाला है, जिसमें आनंद कटने वाला है, उसको ह्यूमरस पोम कहते हैं। चलो, दे डिस्क्राइब द डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स इन अ फनी वे। जो डिस्क्राइब करता है किसको? जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करता है। किस तरीके से? फनी वे में, एक बड़े ही मजाकिया तरीके से जो है ना एनिमल्स को डिस्क्राइब करता है। द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ वन कैन आइडेंटिफाई एनिमल्स। जो पोएट है वो एक्सप्लेन करते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं? कि कोई भी इंसान वन आइडेंटिफाई एनिमल्स लाइक द एशियन लायन। कैसे पहचानोगे? उसका तरीका फर्स्ट स्टैंजा में। बंगाल टाइगर को कैसे पहचाना आपने? सेकंड स्टैंजा में। लेपर्ड को कैसे पहचाना? वो थर्ड स्टैंजा में। फिर बियर को कैसे पहचाना? फिर हैना को कैसे पहचाना? क्रोकोडाइल को कैसे पहचाना? इन सब को पहचानने के तरीके जो है ना अलग अलग स्टैंजा में आपको बताए हैं, और वो सारे के सारे तरीके कैसे हैं? वो फनी वेज हैं, है ना, मजाकिया तरीके हैं। ऐसे आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाएंगे। चलो, और आइडेंटिफाई कर भी लिया तो हम किसी को बता ही नहीं पाएंगे, बताना भी तो जरूरी है ना। हाँ, द डिस्क्रिप्शंस आर एग्जेगरेटेड। जब भी कभी बेटा किसी बात को एग्जेगरेट कर देते हैं तो क्या हो जाता है? वहां पर हाइपरबोले हो जाता है पोएटिक डिवाइस। बताया था कि नहीं, है ना। किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जब बताते हैं तो पोएटिक डिवाइस हो जाता है हाइपरबोले। एंड आयरनिक सिचुएशन हो जाती है ना। कैसे सिचुएशन? आयरनिक, जटिल। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एनिमल किल्स यू। सपोज करो कि कोई जानवर अगर आपको मार देता है, यू कैन आइडेंटिफाई इट बाय इट्स कलर। तुम उसको मरने से पहले भी तो पहचान सकते हो, उसके कलर से पहचान लोगे, उसके बिहेवियर से पहचान लोगे। ये भी तो कुछ तरीके हो सकते हैं। मर के देखना जरूरी है क्या? द पोम क्रिएट्स ह्यूमर। ये जो पोम है ये क्या क्रिएट करती है बेटा? ह्यूमर क्रिएट करती है बाय गिविंग डेंजरस एडवाइस। बड़ी खतरनाक सी तो तुम एडवाइस दे रहे हो सर, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? इतनी खतरनाक एडवाइस हमें चाहिए ही नहीं सर, हम तो दूर से जो है ना नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देख लेंगे, एनिमल प्लेनेट देख लेंगे, उस पर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऐसा होता है ना। इन ए कैजुअल टोन, और टोन रखी है आपने कैसी? कैजुअल। तो इस पोम की टोन कैसी है? कई बार पूछते हैं वीडियो में भी, कई के अंदर जो है ना कमेंट कर रखा है सर पोम की टोन और बता दो, है ना। तो कुछ पोम की जो टोन है वो है इंफॉर्मेटिव, अगर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना। कुछ की जो टोन है वो कैसी है? वार्निंग देने वाली टोन है। कुछ की जो टोन है वो कैसी है? कैजुअल टोन है। तो इस पोम की जो टोन है वो कैसी है? कैजुअल टोन है। नॉर्मल वे में बात को बताया जा रहा है तो कैजुअल टोन होगी। टोन का मतलब होता है कि बेटा किसी बात को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जा रहा है, उससे आपको कोई एडवाइस मिल रही है, आपको वार्निंग मिल रही है, आपको कैजुअल टोन लग रही है, आपको ह्यूमरस टोन लग रही है, कैसी आपको टोन लग रही है, उस तरीके से आप उसको देखेंगे। ठीक है, स्टैंजा को पढ़ो, स्टैंजा को पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कैसी टोन है। द पोम एंटरटेन। ये पोम क्या कर रही है भैया? आपको एंटरटेन कर रही है। इसको पढ़ने में क्या आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं। किसको आ रहे हैं? रीडर्स को। रीडर्स कौन है? 10th क्लास के सारे बच्चे हैं। थ्रू ह्यूमरस एंड एग्जेगरेशन। एग्जेगरेशन का क्या मीन्स बताया? किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो इसके अंदर बात को बढ़ा चढ़ा के बताया है कि इस तरीके से आप पहचानो सभी जानवर को। और नेक्स्ट क्या है बेटा? इसके मेन पोएटिक डिवाइस हैं। पोएटिक डिवाइस में सबसे पहले बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है, याद रखना है। ह्यूमर एंड आयरनी इसके अंदर पोएटिक डिवाइस है। ह्यूमर मतलब मजाक करी गई है। आयरनी का मतलब क्या है? टिपिकल सिचुएशन है इसके अंदर, तो उसको भी शो करा गया है। टिपिकल सिचुएशन है क्या? पहले मरना है और फिर आइडेंटिफाई करना है। एलिट्रेशन भी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिपिंग एंड लर्किंग, दोनों के अंदर ल ल की साउंड आ रही है तो एलिट्रेशन हो गया। इनिशियल साउंड एक लाइन में दो वर्ड के सेम साउंड वाले आ जाते हैं तो एलिट्रेशन हो जाता है। रिपीटेशन की बात करें तो कोई वर्ड या कोई लाइन बार बार रिपीट अगर हो रही होती है तो वहां पर पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन हो जाता है। और उसके बाद इमेजरी की बात कर रहे हैं। इमेजरी क्या होता है? व्हेन द थिंग्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। जब कुछ भी चीज इमेजिनेशन बेस्ड लिखी जाती है तो पोएट्री है, शायरी है, पोम्स हैं, हिंदी की कविताएं हैं, ये सब कुछ जो है ना इमेजिनेशन बेस्ड
लिखा जाता है, फैक्चुअल बेस नहीं लिखा जाता है। फैक्चुअल बेस लिखे जाते हैं एसे वगैरह, आर्टिकल वगैरह, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट पॉम है द बॉल पॉम। अभी आपने ये कुछ दिन पहले बॉल पॉम पढ़ी थी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है बहुत ही अच्छी पॉम है, अपनी जो चैनल है उसके ऊपर जाएं, द बॉल पॉम, उसके अंदर आप सर्च करें और उसको देखें। जैसे भी आपको वो अच्छी लगती है बुरी लगती है, उसको पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में आप कमेंट भी जरूर कर दें। किसने लिखा है इसको? जॉन बेरीमैन ने लिखा है, ठीक है। अब जॉन बेरीमैन जो है ना बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं इस पॉम के अंदर। क्या बता रहे हैं? द पॉम डिस्क्राइब्स ए बॉय। किसके बारे में है? एक बॉय के बारे में है जो लूज कर देता है, खो देता है। उसके पास एक टॉय है, खिलौना है जिसको वो खो देता है, और वो है एक बॉल, है ना। कहाँ खो देता है? वाटर के अंदर उसको खो देता है। उसके हाथ से वो छूट जाती है, हाथ से छूट के जो है ना पानी के अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से इफ ही फील्स वेरी सैड, और वह फिर महसूस करता है, कैसा महसूस करता है? वो बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है कि बॉल खो गई है, उसके पास कोई दूसरी चीज नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और हेल्पलेस हो जाता है, ऐसा है हो जाता है। द बॉल वॉज नॉट जस्ट अ टॉय, ये जो बॉल है ये उसके लिए केवल मात्र एक खिलौना नहीं था, ये उसके लिए एक तरह की फीलिंग थी, है ना, जिससे उसका बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट था। इट सिंबलाइज, ये सिंबलाइज करती है उसके चाइल्डहुड को, पूरा का पूरा उसका जो बचपना है वो इसी बॉल के साथ जुड़ा हुआ है। पॉम के अंदर आपने ये पढ़ा है ना। और उसकी जो मेमोरीज हैं बचपन की वो भी सब इसी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उसके बारे में आपने ये पॉम अच्छे से पढ़ लेनी है, रिवाइज कर लेनी है। टाइम नहीं है तो ये वीडियो को देख लेना। द पोएट सेज दैट दिस इज अ बॉयज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉस। क्या है? उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। किस चीज को? किस चीज के बारे में? कुछ खोने के बारे में उसका पहला एक्सपीरियंस है। उससे पहले उसने कुछ खोया नहीं है, तो उस पेन को, उस दर्द को वो समझने की कोशिश करता है ना। ही मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ऐसे नहीं मिल जाती है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी है उसको अच्छे से निभाने वाला इंसान समझदार बन जाता है, और क्या हो जाता है? अंडरस्टैंड करता है, वो समझ जाता है दैट लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन में खोना और पाना जो है ना, ये एक जीवन का हिस्सा है, ठीक है। द पोएट डज नॉट ऑफर हिम मनी, पोएट जो है ना उसको ऑफर नहीं करता है, कोई पैसे वैसे नहीं देता है कि बेटा ये बॉल के लिए तू दूसरे बॉल ले आना, ये पैसे ले ले, और उसको समझाई करने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर जो है उसको दिक्कत होगी। बाय अनदर बॉल, कि जाओ दूसरी बॉल लेकर आ जाओ। बिकॉज द लेसन ऑफ लॉस इज मोर इंपॉर्टेंट, बॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस बच्चे के लिए क्या है? लेसन। क्या लेसन? कि कोई भी चीज सीखने के बाद हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े होना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मूव ऑन करना है, ये सब चीजें। मैसेज क्या दिया है सर पोम के अंदर? लॉस इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप का एक पार्ट होता है क्या? लॉस। हर रोज हम कुछ ना कुछ खोते हैं, कुछ ना कुछ नया पाते हैं, है ना। ये लाइफ भर, पूरी लाइफ चलता ही रहता है। एंड मैच्योरिटी कम्स विद एक्सेप्टेंस, और जब आप हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ मैं फॉल्ट में था, इस वजह से ये मेरे से चीज खो गई है, या यहाँ मैं गलत था या यहाँ सही था, इस वजह से मेरे साथ ये हो गया है। जब तक एक्सेप्टेंस की फीलिंग नहीं आएगी तब तक आप समझदार भी नहीं होते। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू रिलेटेड ऑल द फॉर्म्स। फॉर्म का रिवीजन चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और शेयर भी साथ के साथ करते रहिए। चलो जी, अब इस फॉर्म के अंदर कुछ पोएटिक डिवाइस यूज करे गए हैं। कौन सा पोएटिक डिवाइस है? पोएटिक डिवाइस इसके अंदर है बेटा फ्री वर्स। और फ्री वर्स कब होता है? व्हेन अ पोएम डज नॉट हैव एनी राइमिंग स्कीम। तो इस फॉर्म के अंदर कोई राइमिंग स्कीम बनती ही नहीं है, तो जिस वजह से ये क्या है? ये एक फ्री वर्स है। अंडरस्टैंड? नो फिक्स राइमिंग स्कीम। इमेजरी है, किसके बेस पर लिखी गई है? ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन लिखी गई है। बॉल बाउंसिंग इन द वाटर, आपने देखा है कि बॉल जो है ना बाउंस करते हुए जा रही है। क्या कह रहा था वो? मैरीली बाउंसिंग, बड़े खुश होते हुए बाउंस करते हुए। कहाँ चली गई थी? पानी में चली गई। तो यहाँ पर इमेजिनेशन कर रहा है वो कि ऐसा कुछ होता है जब कोई रिलेशन जो है छोड़ के जाता है, जब कोई पर्सन छोड़ के जाता है, जब कोई चीज जो है हमसे दूर होती है, तो उस तरीके की फीलिंग्स को शो करता है। सिंबलिज्म, सिंबलिज्म क्या है? सिंबल के तौर पर एक बॉल को लिया है और उसके चाइल्डहुड के बारे में बात करी गई है ना। नेक्स्ट क्या है? एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन का है व्हाट व्हाट। अब एलिट्रेशन भी कह सकते हो आप इसको, या इसको रिपीटेशन भी कह सकते हो। ये रहा रिपीटेशन, ठीक है। तो जब कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है, या जब कोई लाइन जो है बार बार रिपीट होती है, कोई फ्रेज बार बार रिपीट होती है, तो वहां पर पोएटिक डिवाइस हो जाता है रिपीटेशन। अंडरस्टैंड?